दोस्तों, आज की डेट में हर एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं भी डिफेंस स्टॉक खरीदो। तो क्या हर डिफेंस स्टॉक बढ़ रहा है और हर किसी डिफेंस स्टॉक में पैसा डाल देने से आपका बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा? हाँ, मतलब लोग अक्सर दो गलती बहुत कॉमन करते हैं। या तो बहुत सस्ता स्टॉक खरीद लेते हैं कि भाई सस्ता है खरीद लो बढ़ेगा, क्योंकि अभी बढ़ा नहीं है। दूसरा, उसको खरीद लेते हैं जिसको सब खरीद रहे हैं, भाई वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो क्या देखें हम स्टॉक्स को खरीदने से पहले डिफेंस में, और किस टाइप के स्टॉक डिफेंस में बढ़ेंगे, और इसके ऊपर हम एक पूरी केस स्टडी आपके साथ कर रहे हैं। और आपको समझ में आएगा काफी कुछ टेक्निकल फैक्टर, फंडामेंटल फैक्टर, शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेडिंग करें और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। सब कुछ इस डिटेल में वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो डिफेंस स्टॉक एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन बन सकता है। देखिए, गवर्नमेंट ने 2024-25 के लिए लगभग 6 लाख करोड़ का बजट अलोकेट किया है डिफेंस के लिए। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हॉल, बेल, भारत डायनेमिक्स जैसे कंपनीज को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। चाहे वो फाइटर जेट्स हो, मिसाइल्स हो या ड्रोन्स हो। इसका मतलब क्या है? स्टेबल और कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ। देखिए, ऊपर से बॉर्डर टेंशन बढ़ रही है, चाइना हो या पाकिस्तान हो, और ग्लोबली भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जैसे रशिया, यूक्रेन या इजराइल, हमास। तो डिमांड लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी। इंडिया ने अभी लगभग 21,000 करोड़ की डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी साइन किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर एक हिडन जेम बनकर उभर रहा है जिसमें कंपटीशन कम है और एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं, और ग्रोथ के पोटेंशियल भी जबरदस्त है। तो अगर आप भी डिफेंस स्टॉक जैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में ट्रेडिंग का इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक अच्छा और रिलायबल प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा जिसका नाम है ब्लिंकएक्स। ये एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम मार्केट डेटा और रिसर्च बेस्ड इनसाइट के थ्रू आपको हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट फील कराता है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ब्लिंकएक्स एक सबके लिए काम करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जीरो ब्रोकरेज मॉडल फॉलो करता है। मतलब आप एनएससी, एफ&ओ, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, आईपीओ और करेंसी मार्केट में जितने चाहे उतने अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो और बिना किसी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्जेस या हिडन फीस के। और इनके प्लान्स भी काफी अफोर्डेबल है। 249 फॉर 2 मंथ्स, 599 फॉर 6 मंथ्स और 899 फॉर फुल 1 ईयर एक्सेस। तो अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग का प्लान बना रहे हो तो ये काफी वैल्यू फॉर मनी है। देखिए, ब्लिंकएक्स सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको स्मार्ट टूल्स भी देता है, कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रैटेजी बिल्डर, सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट और डेडिकेटेड रिसर्च सेक्शन। अगर आप बिगनर हो या गाइडेंस चाहिए तो इनके रिसर्च कॉल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये कॉल्स क्लियर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देते हैं, स्टॉप लॉस सजेस्ट करते हैं और साथ ही एक प्रॉपर टाइम फ्रेम भी बताते हैं ताकि आप बिना कंफ्यूजन के ट्रेड कर पाओ। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए और भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये फीचर एटीएम एट द मनी, हाईएस्ट ओआई ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर बेस्ट 5 ऑप्शंस दिखाता है जिसे आप एक क्लिक में ट्रेड भी कर सकते हो। है ना फास्ट, सिंपल और एफिशिएंट? तो अब देर किस बात की, क्यों? अभी जाकर ब्लिंकएक्स को ट्राई करके देखो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। डिफेंस स्टॉक्स वॉर के टाइम अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, पर सबसे पहले कभी भी सारा इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर या एक ही कंपनी में मत करना। स्टे डाइवर्सिफाइड। छोटी छोटी कंपनीज को भी वॉर टाइम में ऑर्डर मिलता है क्योंकि कई बड़ी कंपनीज का प्रोडक्शन लिमिट एग्जॉस्ट हो जाता है और वो डिमांड पूरा नहीं कर पाती। पर क्या सारे डिफेंस स्टॉक्स वॉर टाइम में बढ़ जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे डिफेंस स्टॉक्स वॉर टाइम पे राइज नहीं करते। डिफेंस कंपनीज को वॉर में वेपन, इक्विपमेंट या सर्विसेज के लिए
ज़्यादा डिमांड मिल सकती है, लेकिन काफ़ी फैक्टर्स स्टॉक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वॉर के का टाइप क्या है। छोटा है, लोकल वॉर है, शायद डिमांड ज़्यादा ना बढ़ाए, जबकि लंबा या बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अक्सर डिमांड बढ़ा देता है। देखिए, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं। हर डिफेंस कंपनी को बराबर फायदा नहीं मिलता। जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स वॉर से रिलेटेड हैं, जैसे ड्रोन्स या एम्यूनिशंस के, उनके स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। गवर्नमेंट बजट कितना है, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने से स्टॉक्स प्राइस ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर बजट टाइट है या फोकस साइबर डिफेंस जैसे दूसरी चीजों पे है, तो ट्रेडिशनल डिफेंस फर्म्स के लिए जो गेन है वो लिमिटेड हो सकता है। देखिए, मार्केट का सीन क्या है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मार्केट कंडीशंस, इन्वेस्टर्स का मूड कैसा है, ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है। कई बार डिफेंस स्टॉक्स पहले से ही फैक्टर हो जाते हैं, पहले से ही बढ़े हुए होते हैं। तो इस सिचुएशन में जो स्टॉक्स हैं ऊपर नहीं जाते, वॉर के बावजूद अगर कंपनीज के प्रोडक्शन में डिले होती है या रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं, एंट्री बैरियर्स होते हैं, तो भी स्टॉक्स गिर सकता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, अगर वॉर ग्लोबल ट्रेड या एनर्जी सप्लाई को डिसरप्ट करता है, तो डिफेंस स्टॉक्स भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, जैसे दूसरे सेक्टर्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में लॉकहीड मार्टिन और राइथॉन जैसे कंपनीज के स्टॉक्स बढ़े, क्योंकि उनके मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम की डिमांड बढ़ी। लेकिन छोटी या अनरिलेटेड फर्म्स के स्टॉक्स हमेशा नहीं बढ़ते। लॉकहीड मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी है भाई। इन इंडिया 85% ऑफ द डिफेंस मटेरियल इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम स्टेट रन फर्म्स, सब पीएसयूज हैं। सो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कंपनीज आर वेरी लिमिटेड। मैं आपको कुछ टॉप पीएसयूज के लिस्ट यहां दे रहा हूं जिनके डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यू कैन चेक द लिस्ट। Again, I am repeating, long-term growth is proportionate to government spending. आप शॉर्ट टर्म मूव का स्विंग ट्रेडिंग से फायदा उठा सकते हो, एंड आई विल टीच यू अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट। चलिए देखते हैं। Now here is a comprehensive list of all these stocks, और ये कह सकते हैं कि मेजर डिफेंस स्टॉक्स इन इंडिया। और अगर हम इसमें देखें तो आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आइडिया फॉर्ज में हुई है, अपोलो माइक्रोसिस्टम में 11% हुई है, ये 20% बढ़ा है। और इस तरह से कई ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं बढ़े। कल तक आधे स्टॉक जो है बढ़े हुए थे, आधे घटे हुए थे, आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ले रही है। बट थोड़ा चार्ट खोल के देखते हैं कि क्या हालात हैं इन स्टॉक्स के एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में, और हमें क्या देख के कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देख लीजिए, है रसेल टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी गिरा हुआ है स्टॉक, टॉप से बहुत नीचे गया हुआ है। ऑलमोस्ट आप देखिए काफ़ी ज़्यादा ये नीचे गया हुआ है। इट वाज लाइक 58% गिर गया था आईपीओ के बाद लगातार। तो डिफेंस स्टॉक है, बट बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, बाद में इसमें अपन को बढ़ोतरी देखने को भी मिली। इसमें लगभग 40% के आसपास रिकवरी भी हुई है। 223 रुपये से ये ऑलमोस्ट 300 कुछ 28 रुपये के आसपास भी गया, 5-6 आई गेस 19 मार्च से लेके अभी तक में। सिमिलरली हमारे पास डायनामाइट टेक्नोलॉजी है। डायनामाइट टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छा ऊपर गया था, बट अभी गिरा हुआ है। और फिर हमारे पास आज़ाद इंजीनियरिंग है, ये भी बढ़ा था, बट अभी गिरा हुआ है, रिकवरी में है। एंड देन वी हैव BEML। BEML भी बढ़ा था, फिर काफ़ी गिरा हुआ है। एंड देन वी हैव यूनीमेक एरोस्पेस वगैरह कुछ। चलिए अब कुछ टॉप से भी देख लेते हैं। जैसे आज आइडिया फोर्ज बढ़ा। आइडिया फोर्ज ने एक दिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, ये लगभग एक दिन में 20% के आसपास बढ़ गया, जो कि रेगुलर गेन नहीं होता है किसी भी स्टॉक का। बिकॉज ऑफ द वॉर वी आर सीइंग कि बहुत अच्छा रिटर्न हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। तो अगर ऐसे देखें तो लिस्ट होने के बाद से आइडिया फोर्ज 1337 रुपये पर लिस्ट हुआ था, और ये ऑलमोस्ट घट के एज लो एज चला गया था 309 रुपये के आसपास। और अभी इसमें थोड़ी सी अपन को बढ़त देखने को मिल रही है, यानी कि हमें लगभग 50% की ग्रोथ देखने को मिली है 309 रुपये से कुछ 452 रुपये के आसपास तक का।
तो पीछे मैं एक न्यूज़ देख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स की, और वहाँ से मेरा अटेंशन ड्रॉ हुआ जब वो बोल रहे थे कि भाई डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू दिस स्टॉक। तो मैंने बोला चलिए केस स्टडी कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं और पता करते हैं कि क्या पोटेंशियल है। तो यहाँ पे अपन को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, बट देखने वाली बात है कि जिन्होंने टॉप से लिया होगा अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है, और अगर 200 SMA के नीचे ही है और इनफैक्ट 50 SMA को इसने थोड़ा क्रॉस किया है। देन वी हैव अपोलो माइक्रोसिस्टम। अपोलो माइक्रोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमारा टॉप पे ही स्टॉक गया था, और मैं थोड़ा सा इंडिकेटर्स वगैरह बंद कर देता हूँ थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। तो ये देखिए ये हमारा टॉप पे जाके साइडवेज चल रहा है फिलहाल। पारस डिफेंस बहुत अच्छा बढ़ गया, लेकिन पारस डिफेंस में एक नोट करने वाली बात ये है कि ये स्टॉक एक ही रेंज में, उसी रेंज में जो आज 2021 में रेट था आज वही रेट है, और काफ़ी अच्छा करेक्शन आया इसमें। और फिर बाद में ये देखने वाली बात है कि ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 19 जून से लेके और मात्र 21 जून तक में ये अच्छा खासा बढ़ गया। ये देखिए ये अच्छा खासा ये लगभग 4-5 दिनों में, हफ्ते भर में बढ़ गया, काफ़ी अच्छा बढ़ गया। बट उसके बाद ये स्टॉक वैसे ही गिर गया, एंड सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू हुआ, ये अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो आर वी श्योर कि हमारा जो है स्टॉक ऐसे जंप लेता हुआ चला जाएगा, या फिर से बिकवाली देखने को नहीं मिल सकती? तो हम ऐसे ही जस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि हर कोई खरीद रहा है तो हम भी खरीद लें। मुझे याद है कि 2011 में चांदी की कीमतें ऐसी बढ़ी थी, करीब 10,000 से 30,000 हुई थी 2008 से लेके 2011 तक, और फिर अचानक से 2011 में 74,000 चली गई थी। तो हर कोई चांदी खरीद रहा था, और कोई 60,000 पे 70,000 पे लोगों ने खरीदा। फिर जब लोगों ने महंगा खरीदा और उसके बाद कीमतें टूट गई तो उनको बहुत नुकसान हुआ। तो हमें ऐसे ही जो है इन्वेस्ट नहीं कर लेना चाहिए, हमें तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। नो डाउट जो डिफेंस है उसमें बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो मैं आपको एक थियोरी बताता हूँ यहाँ पे, विच इज़ गिवन बाय डाउस, चार्ल्स डाउ, और उसका बहुत क्लियर कट इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो समझते हैं डॉस थियोरी को, और क्विकली, बहुत काम का चीज़ है। तो ये सिल्वर का चार्ट है, बहुत पुराना चार्ट है, ये शायद आपको अब देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से, ट्रेडिंग व्यू पे भी नहीं मिलेगा। हमारा एसेट है, पुराना पड़ा हुआ है। तो उस वक्त क्या हुआ था, MCX पे प्राइस हमारा एक्यूमुलेट कर रहा था, किसी को भी मतलब नहीं है। फिर अचानक से पब्लिक पार्टिसिपेशन हुई, क्यों? क्योंकि सिल्वर के दाम बढ़ने लगे। जैसे अभी हमारे पास डिफेंस में अचानक से दाम बढ़ने लग गए, लोग बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए। और उसके बाद हुआ अर्ली एंट्री, वो लोग जिन्होंने पहले खरीदा उन्होंने पैसा बनाया, जो मिड एंट्री इन्होंने भी पैसा बनाया। देन देयर आर पीपल हु बॉट इन एक्सेस फेज। एक्सेस फेज क्या होता है? जब कम समय में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ता है। देखिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है कि अगर कम समय में बहुत तेजी से प्राइस बढ़ता है तो वो मोमेंटम स्टॉक लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाता है, एंड देयर माइट बी ए डिस्ट्रीब्यूशन फेज आफ्टर दैट, और फिर हमें करेक्शन देखने को मिलती है, यानी कि प्राइस गिर जाता है। तो अगर आपका स्टॉक बहुत तेजी से अचानक बढ़ गया है तो मस्ट चेकआउट वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, या फिर अभी भी उसमें ग्रोथ बाकी है, या छोटी सी करेक्शन ही आई है टॉप पे जाके और बढ़ सकता है। तो इसके लिए स्टॉक की वैल्यूएशन जानना भी बहुत जरूरी है। तो वो हम समझेंगे आगे चल करके इसी वीडियो में, फंडामेंटल सेक्शन में, ठीक है? तो ताकि हमें समझ में आएगा कि भाई हम ये स्टॉक खरीदे तो उसकी फंडामेंटल वैल्यू क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं तरीका बताऊंगा कि स्टॉक अचानक से बढ़ रहा है या बढ़ता जा रहा है तो उस पर कैसे काम किया जाए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और इस सेक्टर में जो भी आपको पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम आप इन कैश कर पाए, ये कोशिश रहेगी। सो लेट्स डिस्कस अ ट्रेडिंग सेटअप हियर। ये मैंने चार्ट लिया है पारस डिफेंस का, और यहाँ पे जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी ट्रेड में, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो प्राइस है हमारा उस पे हमने 3 इंडिकेटर्स लगाए हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 9 पीरियड का कैसे लगाएंगे, इंडिकेटर में जाके आप सर्च करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा, और इसको अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ सेटिंग में जाकर के पीरियड को 9 कर देना है। इट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली हमने स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लिया और RSI इंडिकेटर लिया है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए पहले।
अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो बढ़िया है, अदरवाइज किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ या पेन पेपर पे पहले। एंड दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और इमीडिएटली जा करके आंख बंद कर करके अप्लाई नहीं करना है विदाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 9 पीरियड मूविंग एवरेज क्या करेगा, ये फास्ट चलेगा। तो फास्ट चलने का फायदा ये है कि अगर प्राइस में चेंजेस आते हैं तो ये तुरंत प्राइस के नीचे घूम जाएगा। तो स्टॉकेस्टिक्स बताएगा कि क्या स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है। अगर 80 के ऊपर है तो वो ओवर वैल्यूड। इट इज नॉर्मली सजेस्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस कि स्टॉकेस्टिक के ऊपर 80 के ऊपर होने पे हमें वो स्टॉक्स को ओवर वैल्यूड माना जाता है, काफी बुलिश है ये, आई अग्री, बट दिस इज अंडरस्टूड एज ओवर वैल्यूड एंड वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग एट दीज लेवल्स। और तीसरा, अगर आरएसआई में भी हमारा 70 के ऊपर है तो वी कंसिडर कि बहुत ज्यादा बुलिश है एंड शुड बी अवॉइडेड। बट ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली अभी गिर जाएगा ओवर वैल्यूड है। तो इन दोनों इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है। इनका ये मतलब जरूर है कि ओवर वैल्यूड है और बुलिश है, और ये नहीं कहता कि वो ओवर वैल्यूड हो गया तो बस कल गिर जाएगा, नहीं, हो सकता है कि और ऊपर चला जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पास दो चीजें होती हैं कि अगर प्राइस नीचे गिरता है मूविंग एवरेज से और आरएसआई 80 के नीचे आती है, 70 के नीचे आता है, तो हम कह सकते हैं जो मोमेंटम है वो खत्म हो रहा है और प्राइस फर्दर नीचे आ सकता है और मूविंग एवरेज तुरंत कैप्चर करेगा, तो आपको एग्जिट कर जाना है। यानी कि आपको जैसे जो भी कैंडल पे आपने खरीदा, जैसे कल अगर आप इस कैंडल पे खरीदते हैं या जो भी ट्रेडर नेक्स्ट डे की कैंडल पे खरीदता है, उसके लिए जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड देन यू मूव योर ट्रेड विद दी मूविंग एवरेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं, प्ले करके समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो या और पुराना डेटा ले लेते हैं। तो जैसे ही हमारा प्राइस यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करेगा, तो यहाँ देखते हैं, जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन, पॉज कर लेते हैं। तो जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है, एंड वी सॉ कि स्टॉकेस्टिक के ऊपर भी चला गया, तो हम तो बोलेंगे ओवर वैल्यूड है मत खरीदो, आरएसआई के ऊपर है मत खरीदो। बट ऐसा नहीं है, ये बताता है कि ओवर वैल्यूड है, बट साथ में ये भी बोलता है कि बुलिश है, काफी बुलिश है। तो यहां पे कभी भी नीचे आ सकता है, इसका भी डर रहता है। लेकिन चूंकि बुलिश है, मोमेंटम का हमें फायदा उठाना है। और मोमेंटम में आप देखेंगे कि पहले छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल बनी और बड़ी कैंडल बनी, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम स्पीड पकड़ रहा है। तो जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम बाइंग कर सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस बिलो दी मूविंग एवरेज कैंडल। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसके नीचे। तो अगर डिटेल में मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रेटजी आपको सीखनी है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, या फिर यू कैन चेक आउट माय कोर्स ऑन praveenkhetan.com। तो आप एंट्री मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पे आप ले सकते हैं, एंड देन आपको चलते जाना आराम से एक एक दिन का स्टॉप लॉस लेके। जैसे यहाँ पे आपने एंट्री करी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे चला गया प्राइस ऊपर, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे कहीं पे हो गया। उसके बाद अगर प्राइस और ऊपर चला गया तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका प्राइस और बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे आ गया तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर इसका हाई तोड़ता है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक इसका हाई नहीं टूटा है, सो अब वेट करिए। अगर मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो भी आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट करने में आप अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको ट्रेल करना कहते हैं स्टॉप लॉस को। और उसके बाद अगर प्राइस हमारा इसके नीचे आता है तो हम निकल जाएंगे, या मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं बट नीचे नहीं आया। अब देखिए ये हाई ब्रेक कर गया ऊपर, तो अभी तक हमारा ये पॉज करते। अब जैसे इसने ये हाई ब्रेक किया तो इससे पहले वाली कैंडल पे हम एसएल शिफ्ट कर लेंगे, यहां पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे मेरा हिट हो गया, सो वी विल एग्जिट हियर। तो हमारा जो एंट्री था यहां पे था और हमने एग्जिट यहां पे किया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50-60% का हमारे पास यहाँ पे रिटर्न आया। देखिए, हिस्टोरिकल रिटर्न इज नो गारंटी ऑफ करंट परफॉर्मेंस ऑल्सो, ठीक है। बट जो मोमेंटम होता है, जब मोमेंटम आता है 30-40% स्टॉक बढ़ता है, तो इसी तरह का सिचुएशन आपको देखने को
मिलता है। होपफुली यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी ऑन टेक्निकल एनालिसिस। पर कोई भी डिफेंस स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे ही मत खरीदो। चेक कोर फिनेंशियल्स ऑल्सो, जैसे कि फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है पास्ट में, और अभी स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है। बहुत महंगा है तो फिर लेके क्या फायदा। तो चलिए एक केस स्टडी भी कर लेते हैं इसके ऊपर। नाउ देयर आर टू सेट्स ऑफ कंपनीज लाइक बीईएल। अगर हम बीईएल देखें, पहले बीएल देख लेते हैं, तो काफी कुछ है डिफेंस में इनके पास। So you can read here development advanced electronic equipment system services of Indian defense sector including radar, fire control, weapon system, communication, network centric system, काफी कुछ है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करता है। और इनके जो पीयर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पीयर हैं सेम कैटेगरी के सेक्टर में, एरो स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपोनेंट, एयर स्पेस एंड डिफेंस, एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न, अपोलो माइक्रो सिस्टम और डीसीएक्स सिस्टम, ये सारी डिफेंस में ही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टॉप से, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ 7% डाउन है, बट डेटा परसेंट 37% डाउन है, अपोलो माइक्रो परसेंट 7% एंड डीसीएक्स सिस्टम 35% डाउन है 52 वीक्स हाइक से। चलिए, तो सबसे पहले बेल का ही हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। स्टॉक पी है 46 पे, और हमें सबसे पहले देखना है क्या, फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, मैं आपको पैटर्न दे रहा हूं कि क्या आपको पहले देखना है, वैल्यूएशन बाद में देखेंगे। फाइनेंशियल हेल्थ होता है यानी कि लोन कितना है कंपनी पे। तो लोन की बात करें तो जीरो है, डेट टू इक्विटी रेशियो इज जीरो विच इज गुड। दूसरा होता है करंट रेशियो शुड बी मोर देन 1। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। तो करंट रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ के लिए देखेंगे, सबसे बेसिक चीज। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, XYZ, बहुत सारी चीजें हैं, पर दीज आर टू बेसिक। तो ये दो चीजें जो है यहाँ पे ठीक है, एक से ऊपर होना चाहिए करंट रेशियो, और डेट इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 2। ठीक है, अगर लेस देन 1 है तो इट इज बेस्ट, और लेस देन 2 है तो ओके, चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो क्या कितना है। तो अगर यहां देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों का 12% और पिछले 3 सालों का 13% है। बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अभी जो ट्रेलिंग है इस साल का है, पिछले साल का, पिछले 4 क्वार्टर का है, वो 28% है, जो कि अचानक से काफी बड़ा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 4 क्वार्टर में काफी अच्छा बढ़ा है, और स्टॉक का प्राइस जो है एक साल में काफी ज्यादा बढ़ा है, लगभग 40% का ग्रोथ है, और 10 सालों में देखा है तो 26% ईयर ऑन ईयर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ रेट, एंड इक्विटी भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। यानी कि ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है कंपनी की। जो हमारा फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी ठीक है, बेसिक फाइनेंशियल हेल्थ इज गुड। एंड उसके बाद हमारे पास जो लास्ट बचता है दैट इज वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन में कह रहे हैं कि बुक इज ट्रेडिंग, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.1 टाइम्स इन बुक वैल्यू, तो थोड़ा सा जो है ज्यादा है। दूसरा कह रहे हैं कि कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.8% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। नाउ दिस इज अवॉइडेबल, हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10% का ग्रोथ है विच इज ओके, बट रिसेंटली हमारा ग्रोथ अच्छा चल रहा है, और जो हमारा स्टॉक का प्राइस का CAGR है वो भी ठीक चल रहा है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक चल रहा है। तो उस हिसाब से ठीक है, और हमारे डिफेंस में खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, तो दैट इज गुड। अब फाइनल पार्ट आता है हमारा वैल्यूएशन का। अगर सही कीमतें मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो स्टॉक का हमारा PE रेशियो है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग टू सी, कि भाई ये 46 चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि मोटा मोटा प्राइस जो है प्रॉफिट का 46 गुना है। तो 1 रुपया कमा रही है तो 46 रुपया लगा के कमा रही है। आप 46 रुपया दे रहे हो 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए ना। जो PEG रेशियो है ये भी ठीक है, बट थोड़ा सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। इट्स अंडरस्टूड कि 1 के नीचे जो हमारा प्राइस अर्निंग ग्रोथ है या PEG रेशियो अगर वो है, तो स्टॉक की वैल्यूएशन ठीक है, थोड़ा अंडर वैल्यूड है और प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है, बट 1 से ज्यादा का मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। तो अगर हम इसका 3 सालों का PE देखें तो 32 है, 10 सालों का देखें तो 24 है। उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, वॉर का टाइम है, लोग बहुत ज्यादा बाइंग करेंगे, तो थोड़ा सा स्टॉक का प्राइस बढ़ा हुआ है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, भारत डायनेमिक्स। ठीक है, वो देख लेते हैं। अब भारत डायनेमिक्स की क्या सिचुएशन है, स्टॉक्स का PE 99 है, नॉर्मली PE कितना होता है 22। अब बताइए ये 5 गुना ज्यादा है यार। तो अगर रिटर्न्स भी अच्छे हैं, डेट इक्विटी भी नहीं है, तो फिर लेके फायदा क्या है। PEG 12 है, 1 के नीचे होना चाहिए 12 है,
ठीक है, तो इससे हमारा जो है एक्चुअल में हम ओवर वैल्यूड ज्यादा कीमतों पे स्टॉक्स को लेंगे। अगर हम इस स्टॉक का मीडियन पीई देखें विच कम्स टू 28.5 एंड करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 100, मतलब सारी दुनिया लगा रही है। वही सिल्वर वाली बात होगी कि टॉप पे लोग खरीद रहे हैं, तो जब हर कोई टॉप पे खरीदेगा इसको तो बेचेगा कौन? और जब सब बेचेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए तो धार से गिरेगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी चीज अच्छी हो लेकिन बहुत ज्यादा कीमतों पे मिले तो क्या सही है वहां पे पैसा लगाना? सो दैट यू हैव टू सी। तो अब इसका सेल्स ग्रोथ वैल्यू भी देख लेते हैं। ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ सिर्फ 5% का है भारत डायनेमिक्स का। क्या ग्रोथ है? कुछ भी नहीं है। पहले 5 सालों में -5% का था। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम इस साल का ठीक है, अच्छा है। स्टॉक्स का प्राइस सीजीआर जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है। कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है। देखने वाली बात यह है कि हम ये लगता है कि ठीक है कि सरकार ने बजट बढ़ाया है, बट और कंपनीज भी तो हैं जिनके पास काम गया है, जो अभी सही दाम पे मिल रही हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। डिफेंस सेक्टर में पोटेंशियल है, तो सेक्टर की अच्छी कंपनी चूज करो ना। जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं आप भी उसी के पीछे भागोगे तो आप भी तो भेड़ चाल में जा रहे हो। तो ये जो चीज है इसको हमें अवॉइड करनी है। Now, it's good to analyze and invest. Always stay diversified and do not invest all money in one sector. If you want to be an expert in share trading, check my courses on praveenkhetan.com and need stock advisory, visit malamalindia.com. और जाते जाते must check out BlinkX का app for an amazing trading experience. I am giving link into the description below. और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।